तो हेलो एवरीवन, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर डाउट। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग पढ़ी थी कि अगर कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दी जाए तो आप उसे कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पर बात करेंगे फिर से एक बार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो अब तक हमने पॉज किया था, इंट्रोडक्शन हमने पहली क्लास जो पहली वीडियो आपने देखी थी उसके अंदर इसके बारे में पढ़ा था। तो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देखो हमें 7 टाइप्स, ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। उन 7 टाइप में आप पढ़ेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन और उसके अलावा रिडक्शन रिएक्शन। तो ये 7 टाइप की केमिकल रिएक्शन है, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए जैसा कि नाम ही क्या करता है, सजेस्ट करता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्या कि जहां पर कोई भी दो चीजें या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस जब आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। सो इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन 2 or more than 2 chemical substance reacts together। दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे एंड मेक्स सिंगल प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा क्या बनेगा, आपका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को जहां पर दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको कहा जाता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप CO2 के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, यहां पर आपका बनता है CaCO3 प्लस एनर्जी। अब एनर्जी को ही हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे। एनर्जी इज काइंड ऑफ क्या है कि वो हीट की फॉर्म होगी या कोई भी एक फॉर्म हो सकती है, बट वो प्रोडक्ट में काउंट नहीं होगी। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट आपस में क्या हुए, कंबाइंड हुए और क्या बना लिया इन्होंने, एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। तो ऐसी ही रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि एक और हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, C+O2 क्या होगा, CO2 एंड एनर्जी। यहां भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा आपने और भी कई सारी रिएक्शन है जिसमें आप देखेंगे कि दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे एक और रिएक्शन है जहां पर क्विकलाइम। क्विकलाइम आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कॉमन नेम आपका क्विकलाइम भी होता है। जिसमें आप क्या करते हैं, जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं, सो दिस क्विकलाइम बिकम्स, इसके दो नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला नाम आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे लाइम वाटर भी कहते हैं और इसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर। सो बेसिकली यहां पर हम इस रिएक्शन को स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कह सकते हैं कि जहां पर हम क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराकर क्या कर रहे हैं, स्लेक्ड लाइम बना रहे हैं। और इस रिएक्शन में भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। बट हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इनमें हमेशा ही एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। हीट लाइट कह सकते हैं आप, यहाँ पर भी हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, और हमने पहले भी पढ़ा था कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आउट, एनर्जी इज एग्जिट आउट। मैंने आपको पहले बताया था एक्सो को हम एग्जिट से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी क्या हो रही है, बाहर रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज हमने 3 एग्जांपल देखे, तीनों ही एग्जांपल में हमेशा हमें
प्रोडक्ट साइड पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई देती है, और हम इसे फील भी कर सकते हैं कि जिस कंटेनर में हम ये रिएक्शन कराते हैं वो कंटेनर बिकम्स वार्म। अब आप कहीं से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा रहे, स्टिल वो कंटेनर गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब उस रिएक्शन के अंदर से जो पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, और इस वजह से वहां से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। सो बिकॉज in combination reaction energy is released out, so combination reactions are also called exothermic reaction. But अब क्या इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन होंगी? जैसा कि हमने अभी एक स्टेटमेंट पढ़ी कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, बट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कॉम्बिनेशन और नॉट? अगर इस पर बात करें तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो वो कॉम्बिनेशन ही होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के लिए एक सिंगल हमारे पास कंडीशन होती है, क्या कि रिएक्शन में जो एनर्जी है वो रिलीज तो होगी लेकिन सिंगल प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। अब अगर ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या है, सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी तो रिलीज हो रही है बट सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इन दिस सिचुएशन ऑल एक्सोथर्मिक आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम सीधा सा एग्जांपल लेते हैं HCl और NaOH। आपको पता है HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है, दैट इज सॉल्ट, इसके अलावा वाटर, और जिस रिएक्शन में जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन कराते हैं that container also becomes warm because energy is released out. So in this reaction energy also released out, but there is no single product formation takes place. So that's why this is considered as exothermic reaction but not as combination reaction. एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन जहां पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं और क्या बनाते हैं, CO2, वाटर एंड एनर्जी। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्यों? क्योंकि यहां भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक बिकॉज इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड आउट, और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसीलिए ये रिएक्शन क्या आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन नहीं होगी। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एक स्टेटमेंट दे देगा कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट नॉट ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो आप कॉम्बिनेशन में बताएंगे कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट्स टुगेदर एंड फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट। तो जहां पर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एनर्जी आल्सो रिलीज्ड आउट, सो इट इज कंसीडर्ड एज exothermic reaction, but in exothermic reaction energy is released out, तो आप एनर्जी रिलीज होते हुए दिखा देंगे, but because in exothermic reaction there is no compulsory that single product is formed, जरूरी नहीं है कि सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा, there are more than one product is also formed, so in that situation exothermic reaction is not considered as कॉम्बिनेशन। और आप इसका एक एग्जांपल लिखकर दिखा देंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का कि इज रेस्पिरेशन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारे पास आता है, दूसरा जो टाइप है वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि साथ के साथ हम इसके डिफरेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन 2 डिफरेंसेस 3 डिफरेंसेस इन कॉम्बिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसको ऐसे ही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा कि जब 2 या 2 से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं, तो क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहां पर इसका अपोजिट है, डिकम्पोज मतलब टूटना। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि व्हेन अ
एक सिंगल रिएक्टेंट जब डिकम्पोज होकर, ब्रोकन डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, सो दैट reaction in which a single reactant broken down decomposes out and makes two or more than two product, that reaction is called decomposition reaction. क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल FeSO4, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, इसको बर्न करते हैं, हीट कह लीजिए, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर है रेडिश ब्राउन। प्लस SO2 एंड SO3, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि पंजेंट स्मेल आएगी, आपको एक अजीब सी स्मेल होगी जिससे दम सा घुटने लगेगा। सो दैट इज, वो जो है ये दोनों गैसेस होती हैं। तो कई बार क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एक सब्सटेंस है X जिसको बर्न किया जाता है, तो बर्न करने पर पंजेंट स्मेल आती है या फाउल एग स्मेल आती है, रॉटन एग स्मेल भी आती है। तो वो जो गैस रिलीज होती है उससे रॉटन एग स्मेल आती है। देन फाइंड आउट द एक्स एंड मेक्स एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि रॉटन एग स्मेल किसमें से आ रही है, SO2 और SO3 से आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट को जब आपने हीट किया तो सिंगल रिएक्टेंट आप लेकर चले जिसको हीट करने पर आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल गए, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, सो क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी, अब एनर्जी आपने वर्ड यहां पे किया है तो आप मेंशन भी करते हैं क्या, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एनर्जी इन्हीं तीन फॉर्म में यहां पर एब्सॉर्ब होगी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज एब्सॉर्ब एंड फॉर्म्स two or more than two products, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी एब्सॉर्ब होती है एंड दो या दो से ज्यादा क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, तो उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अब क्योंकि देखिए यहां पर इन्होंने ये भी स्पेसिफाई कर दिया एनर्जी के तीन अलग अलग टाइप एब्सॉर्ब हो रहे हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसा हो जाएगा तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनके तीन अलग अलग पार्ट्स कह लीजिए या उनके तीन अलग अलग क्या होते हैं, टाइप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, on the basis of nature of energy absorbed या type of energy absorbed, first is thermal decomposition, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, दैट decomposition reaction which takes place in the influence of heat। आप लिखेंगे यहां पर कि वो रिएक्शंस जो किसके इन्फ्लुएंस में हो रही हैं, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, ठीक है, उनको कहा जाता है क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये आपने पहला एग्जांपल पढ़ा या आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, PbNO3 दैट इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये आपको सॉलिड या पाउडर स्टेट में मिलेगा। तो जब आप इसे हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है एंड O2, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, जहां पर आप PbNO3 लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हैं, लेड ऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। अब ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक सब्सटेंस एक्स है जिसको बर्न करने पर ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज होती हैं, that is formed, so write the balanced chemical equation। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ब्राउन कलर की गैस फ्यूम्स होती हैं वो किस गैस की होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं। तो इनके कलर भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, ब्राउन कलर फ्यूम्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो किसकी है बेटा, ये आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा एक और है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको भी जब आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2, ये दो सब्सटेंस बनते हैं यहाँ पर। तो ये रिएक्शन भी किसमें आती है, थर्मल डीकंपोजिशन में आती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि देखो हम इसे डिफरेंस की फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं कि देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन लिख देंगे कि द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट्स टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Decomposition reaction is the type of chemical reaction in which a single product is decomposed out, broken down and forms two or more than two products, that is called decomposition reaction। यहाँ पर आप लिख देंगे it is exothermic in nature, यहाँ पे आप लिख देंगे it is endothermic in nature। तीसरा जो है आप एक एग्जांपल पुट कर देंगे यहां से कॉम्बिनेशन का और यहां से डीकंपोजिशन रिएक्शन का। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आपको ये कई बार ये भी देखने को मिलेगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा जो इसका टाइप है बेटा वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। दूसरा जो टाइप है इसका वो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। इसी का सेकंड टाइप है, मतलब डीकंपोजिशन का ही इलेक्ट्रोलिटिक electrolytic decomposition। In electrolytic decomposition, it is a type of decomposition reaction in which decomposition takes place in the influence of electric current। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ये बेटा आपकी एक्टिविटी भी है और यहाँ से क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी पूछे गए थे, तो बहुत रेयर चांस है बट हाँ पूछ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो वाटर मॉलिक्यूल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वहां से हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, बनते हैं। तो water molecules decomposes out into components of hydrogen and oxygen in the presence of electric current, so that's why it is called electrolytic decomposition। so now question ये आता है यहाँ से क्या कि एनोड पर और कैथोड पर कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो ऑक्सीजन से डबल क्यों बनते हैं। तो उसके लिए आपको एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें चैप्टर 1 की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सारी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करूंगा कि एक्टिविटी 1 में आपको क्या आंसर करना है, एक्टिविटी 2 किसके लिए, एक्टिविटी 3 में क्या है। तो वो आप जरूर देखेंगे जहां से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आपको एक्टिविटी में मिलेगा। तो अभी आप केवल याद रखें इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है जो टाइप है इसका वो है फोटोलिटिक और फोटोकेमिकल। दो नाम, दोनों सेम ही नाम है बेटा, कहीं कहीं फोटोलिटिक भी देखेंगे और कहीं कहीं पर फोटोकेमिकल भी दिखेगा आपको। तो फोटोलिटिक और फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। अब देखिए ये क्या है, देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर बात की ना लाइट, लाइट यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है ये किसके लिए यूज किया गया, सनलाइट, है ना। तो ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन जो किसके इन्फ्लुएंस में होगी, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट के इन्फ्लुएंस में होती है उनको कहा जाता है क्या, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन या फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि AgCl2 दैट इज सिल्वर क्लोराइड, AgCl नॉट AgCl2, सिल्वर क्लोराइड। AgCl को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि AgCl2 या AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये भी क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है।
और ब्रेक डाउन होने पर Ag अलग हो जाएगा और NO2 NO3 क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। तो आपने देखा क्या कि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है वो किसके इन्फ्लुएंस में हो रही है, आपके सनलाइट के इन्फ्लुएंस में हो रही है। तो इसे कहा जाता है क्या, फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब आपको जो चीज याद रखनी है वो जरा ध्यान से सुने। क्वेश्चन यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आता है कि गिव रीजन में कि व्हाई सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ये दो केमिकल सॉल्यूशन हैं, व्हाई दिस सॉल्यूशन केप्ट इन डार्क कलर बॉटल। इनको आप लेबोरेटरी में भी देखेंगे तो इनको हमेशा ब्लैक कलर की जो बॉटल होती है, लाइक आपने दवाइयों की जो बॉटल्स देखे होंगे, तो ऐसे कलर की बॉटल्स में रखा जाता है। क्यों? सो देखिए क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो जो ब्लैक कलर बॉटल्स होती हैं दैट प्रोटेक्ट these chemical substance with the direct exposure to the sunlight। ये इसको डायरेक्ट सनलाइट के साथ कांटेक्ट में आने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी कैसी होती है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ना हो जाए, इसीलिए इन दोनों को डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है। अगर इन्हें हम नॉर्मल बॉटल्स में रखेंगे तो जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज किया जाता है नेगेटिव फोटोग्राफिक फिल्म। आपने देखा होगा कि पहले जो फोटोग्राफ्स आते थे उनके साथ नेगेटिव्स भी दिए जाते थे, जो ब्राउन कलर की फिल्म होती थी उसको आप जब लाइट में देखते थे तो आपको एक नेगेटिव फोटो दिखाई देता था। सो दैट इज की उस नेगेटिव फोटोग्राफिक फिल्म को बनाया जाता है किससे, AgBr से। और अगर आप उसे भी डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रखेंगे दैट AgBr बिकम्स सिल्वर एंड ब्रोमीन अलग अलग हो जाएगा एंड दैट ब्राउन कलर फिल्म इज बिकम्स मिल्की, वो धीरे धीरे कैसा लगेगा, मिल्की व्हाइट होने लगेगा और वो जो नेगेटिव फोटोग्राफिक फिल्म है वो क्या हो जाएगी आपकी, खराब हो जाएगी। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हमेशा रैप करके ही आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट से क्या करना है, आपको बचाना है। तो ये दो क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, ठीक है। तो ये आपका टाइप हो गया किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तीसरा जो हमारे पास टाइप है केमिकल रिएक्शन, ये तीनों टाइप किसके थे आपके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर एंड होता है। तीसरा जो हमारे पास है वो है आपका तीसरा जो टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है समझे जरा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं और आपको वहां से हटा दिया जाए या आप वहां से उठकर किसी दूसरी जगह पर चले जाएं, किसी दूसरे पर्सन को हटा दें, तो आप अपनी जगह से क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, या आपने उसको वहां से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसे समझें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, कोई भी एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जब किसी भी लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, क्योंकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो उस लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है और खुद उस की जगह पर जाके नया कंपाउंड बनाए, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, type of chemical reaction in which a highly reactive element is displaced from a low reactive element from their compound and makes new compound, उसको हटाकर उसके ऊपर क्या बनाएगा, नया कंपाउंड बनाएगा, तो उसे कहा जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट में क्या करते हैं, पुट करते हैं, यह आपकी एक्टिविटी भी है और ये हमने जब फैक्ट की बात की थी तो वहां भी पढ़ा था। आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, ये कैसा होता है, कलर में ब्लू होता है। तो जैसे आप इसे डालेंगे, आधे घंटे के लिए रखेंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। यहाँ पर जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कैसा हो गया, ग्रीन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या बना है, FeSO4 बना है और
कॉपर, जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, दैट इज कॉपर। सो हम यहां पर इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि इस आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को इजीली क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और खुद सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट नया कंपाउंड बना देगा, दैट इज ग्रीन इन कलर। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी एलिमेंट जो दिया हुआ है वो हाईली रिएक्टिव कैटेगरी में आता है या लो रिएक्टिव कैटेगरी में आता है? तो देखिए, आप लोग हमेशा याद रखें, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको थर्ड चैप्टर जो आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसमें टेबल नंबर 3.2 है, वो रिएक्टिविटी सीरीज है, जहां पर एलिमेंट्स को एक सीरीज में अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो जब आप वो टेबल पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो एलिमेंट अपर मतलब कि ऊपर साइड में है वो सारे आपके क्या है, हाईली रिएक्टिव है, और ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको लो रिएक्टिव एलिमेंट्स मिलने लगेंगे। तो अगर हम टेबल में देखें तो पोटेशियम सबसे पहले आता है, तो पोटेशियम इज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट, जिससे ज्यादा रिएक्टिविटी किसी की नहीं है। एंड उसी लिस्ट में सबसे नीचे आएंगे तो गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब पोटेशियम से गोल्ड तक जब आप उस सीरीज में नीचे की तरफ आएंगे तो वो रिएक्टिविटी लगातार क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। सो नाउ अब आप देखेंगे कि आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, मतलब आयरन पहले है, कॉपर बाद में लिखा हुआ है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड मेक्स आयरन सल्फाइड। अब आपसे क्वेश्चन, एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्या, कि आपको आयरन को ही क्या करना है, इसमें डालना है K2SO4 में। K2SO4 क्या है, K2SO4 इज पोटेशियम सल्फेट। सो नाउ अब इस रिएक्शन में क्या होगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट ही तो करना है, क्या करते हैं, हम सीधा बना देते हैं FeSO4 और पोटेशियम को अलग कर देते हैं। बेटा अगर आपने ऐसा कर दिया तो इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपको फिर से एक बार मेमोराइज करना है किसको, रिएक्टिविटी सीरीज को, और जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो नोटिस करेंगे पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन आयरन, और क्योंकि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है तो पोटेशियम को कोई भी दूसरा एलिमेंट क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आपको या तो ये रिएक्टेंट उठाकर ऐसे ही प्रोडक्ट में लिख देने हैं और लिख भी देना है देयर इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, और आप ना कुछ भी लिखें, बस सीधा लिख दें नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे रीजन बता देना है, बिकॉज पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो आयरन डज नॉट displace potassium from their compound, so that's why no reaction takes place। तो आपको यहाँ पर ये कोई रिएक्शन नहीं लिखनी, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ, आपके पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए नाम से जाए डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि जब एक ही रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट हो, टू सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस विद इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये नाम के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर हम इसको एक्चुअली डिफाइन करना चाहते हैं, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस, जो रिएक्टेंट में आयंस प्रेजेंट है, एक्सचेंज ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट takes place and forms new product, ठीक है। so those type of reaction या those reactions in which exchange of ions present in the reactant takes place and forms new product, that is called double displacement reaction। तो for example यहां पर मैं लिखता हूं क्या, PbNO3, this is lead nitrate, and when this lead nitrate reacts with potassium iodide, Ki, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखें यहाँ पे होता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेड आयन है, Pb+2 है, और यहाँ पर हमारे पास कौन से आयन है, Ki। आपको पता है पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन लेड, देन व्हाट हैपेंस, तो ये क्या करेंगे आपस में, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो इसे ये वाली जगह खाली मिल जाएगी, तो यहाँ शिफ्ट कर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब दोनों आयंस आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, और क्योंकि दोनों आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए हैं तो हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड एंड
KNO3 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हुआ एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस के बाद आपके नए प्रोडक्ट बन गए, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब इसमें क्या ट्विस्ट है समझे जरा, कि ये जो दोनों केमिकल सब्सटेंस आप लेके चले थे, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, बोथ आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। दोनों ही नेचर में कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार इजीली देखा जा सकता है। लेकिन अब जब हम दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो हमारी जो रिजल्ट एक्सपेक्टेंसी है वो क्या कहती है? द प्रोडक्ट विल आल्सो बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जब दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हैं, बट द रिजल्ट इज क्वाइट डिफरेंट। क्या डिफरेंट है इसमें? देखिए, ये जो हमें ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलना चाहिए था, वो ट्रांसपेरेंट ना होकर के कैसा होता है? येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर। इट मींस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी टेक्स प्लेस। और पीपीटी क्या है? तो आपको फिर से एक बार जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है, जहां पर इंट्रोडक्शन कराया गया था केमिकल रिएक्शन के साथ एविडेंसेस की बात की थी, तो वहां पर आप पढ़ेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि पीपीटी होता क्या है। तो पीपीटी जनरली वो केमिकल सब्सटेंस दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होते हैं एंड लीव देयर इफेक्ट ऑन दिस सॉल्यूशन। अपना इफेक्ट किस पर छोड़ जाएंगे? सॉल्यूशन पर छोड़ जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड पीपीटी। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक क्या बना है? पीपीटी बना है। हमने क्या किया? हमने दोनों अलग अलग लिए, मतलब हमारे पास अलग अलग केमिकल सब्सटेंस हैं, हम दोनों को वाटर के साथ मिक्स करेंगे। तो वाटर के साथ मिक्स करने पे पता लगता है कि ये सॉल्यूशन तो क्या करता है? कंप्लीटली मिक्स हो जाता है एंड मेक्स अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, बट दिस सॉल्यूशन does not completely mix and makes the solution yellow। तो यहाँ पर PbI2 लेड आयोडाइड जो है ये क्या है? PPT है, और क्योंकि PPT है तो ये कलर कैसा है? येलो है। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है कि double displacement reaction is the exchange of ions takes place and formation of new substance occur, that is called double displacement reaction। But those double displacement reaction in which PPT is formed, ऐसा जरूरी नहीं कि सारी double displacement reaction में PPT बने, कुछ ऐसी भी होंगी जिनमें नहीं बनेगा और कुछ ऐसी भी जिनमें पीपीटी बनता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, उन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपसे डिफाइन आ जाए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो दोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच पीपीटी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसी प्रेसिपिटेशन का अगर दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 को आप मिक्स करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ। तो Na2SO4 व्हेन मिक्स्ड विद बेरियम क्लोराइड क्या होगा? ये भी ट्रांसपेरेंट है और ये भी क्या है? आपका ट्रांसपेरेंट है। तो जब दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा? आपको मिलना चाहिए ट्रांसपेरेंट, लेकिन अगेन द रिजल्ट जो है वो आपको क्या करेगा? सरप्राइज करेगा। कैसे? कि दिस होल सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की वाइट। अब मिल्की वाइट का फॉर्मेशन किस लिए हुआ है यहाँ पर? तो क्योंकि मिल्की वाइट एक पीपीटी है और वो पीपीटी यहाँ पर क्या है? BSO4। तो ये रिएक्शन भी किस कैटेगरी में आएगी? प्रेसिपिटेशन की कैटेगरी में आती है। तो ये आपका होता है क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिफ्थ टाइप है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इन दोनों में से कोई भी एक इवेंट होगा, इधर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अगर एग्जांपल देखें तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। दिस कॉपर इज ब्राउन कलर सब्सटेंस। तो यहां से क्वेश्चन बेटा वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाता है, एक सब्सटेंस एक्स, ब्राउन कलर सब्सटेंस एक्स है, जब उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, तो एक कंपाउंड बनता है वाई, जो कि ब्लैक कलर कंपाउंड होता है। कैसा होता है ये? ब्लैक कलर कंपाउंड। So this name the component X and Y। X और Y क्या है? उनके नाम लिखने हैं। तो X आपका क्या हो जाएगा? कॉपर, और Y जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना उसका नाम हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अब आप एक चीज नोटिस करें तो कॉपर के पास यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, बट
प्रोडक्ट में कॉपर ऑक्साइड को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो दोज केमिकल सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल सब्सटेंसेस को कहा गया है, दोज केमिकल सब्सटेंस which oxidizes other component and get reduces itself। ये दूसरे कंपोनेंट को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहां पर यही काम कौन करेगा बेटा, ऑक्सीजन करेगा। ये क्या कर रहा है, इस कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस को क्या कहा गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा गया है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो दूसरे कंपोनेंट को तो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। उनको ही कहा जाता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है रेडॉक्स, सॉरी रिडक्शन। पहले रिडक्शन देखेंगे फिर रेडॉक्स पढ़ेंगे बेटा। फिर हमारे पास एग्जांपल आता है किसका, रेडॉक्स, वो रिडक्शन रिएक्शन का। सिक्स्थ टाइप आपका है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, देखिए रिडक्शन रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन था और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो आप यहां पर देखें क्या कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, जो अभी हमने यहां पर ऑक्सीडाइज किया, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इन दिस रिएक्शन आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि इस हाइड्रोजन ने इस कॉपर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, या ऑक्सीजन का लॉस हो गया है। ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, सो दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। होने को तो आप ऑक्सीडेशन भी दिखा सकते हैं, लेकिन जहां आप ऑक्सीडेशन को मार्क कर देंगे फिर ये रिडक्शन ना बन करके रेडॉक्स बन जाएगी। तो आपको यहाँ पर केवल मार्क किसे करना है, रिडक्शन को मार्क करना है, जहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर एक टर्म आती है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था हमारे पास, यहाँ पे क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बेटा, दोज केमिकल सब्सटेंस which reduces other components and get oxidizes itself। ठीक है। ये दूसरों को रिड्यूस कर रहा है लेकिन खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो उसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट जो आता है वो है बेटा रेडॉक्स। ठीक है। रेडॉक्स, रेडॉक्स जो है ये दो नामों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है। रेडॉक्स, तो क्या होगा यहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो अब क्योंकि जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो तो उन्हें कहा जाता है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। या फिर आप इसका दूसरा नाम भी पढ़ सकते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स के नाम से आपके एनसीईआरटी में ना दे करके रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दे रखी है, तो उसी को रेडॉक्स भी कहा गया है। क्योंकि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा तो उसे कहा जाता है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में एग्जांपल की बात करें तो मैंगनीज ऑक्साइड,
MnO2 को जब हम HCl के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, मैंगनीज क्लोराइड बनता है, वाटर बनेगा एंड Cl2 गैस बनेगी। ठीक है, दिस मैंगनीज ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहां इसने ऑक्सीजन का क्या कर दिया, लॉस कर दिया, एंड दिस HCl becomes H2SO2O so it is oxidizes। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ZNO। ZNO को जब हम कार्बन के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, दिस Zn एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब यहां पर भी आप देखें ZNO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बेटा, यहां पर ZNO का क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, एंड दिस कार्बन गेट ऑक्सीडाइज, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ये रिएक्शन भी आपकी कंसीडर्ड एज व्हाट, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी आपके दोनों चीजें हो रही हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। सो देखिए आपको ये 7 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़नी थी। इसमें हमने सबसे पहले कॉम्बिनेशन, फिर डीकंपोजिशन, उसके टाइप्स पढ़े, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 7 टाइप की केमिकल रिएक्शन है जो हमें पढ़नी थी। और जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने इस चैप्टर के 2 छोटे से टॉपिक, एक कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी, दोनों को क्या किया, डिलीट किया है, बट मैं आपको उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि दोनों है क्या। देखिए कोरोजन क्या होता है बेटा, कोरोजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट। अगर हम ये कहें या दूसरे लैंग्वेज में कहें कि जब भी हम किसी आयरन को या किसी मेटल सब्सटेंस को एक्सपोज करते हैं इन द presence of sun, in the presence of moisture, in the presence of acidic medium, in the presence of salt solution, so that oxidizing metal gets oxidized, वो मेटल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड अ डिफरेंट कलर लेयर डिपॉजिट ऑन आयरन। मान लीजिए कोई भी मेटल है, उसके ऊपर एक डिफरेंट कलर की लेयर क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो इसको कहा जाता है क्या, इस डिफरेंट कलर की लेयर को तो कोरोड कहते हैं, एंड दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है आपका, इसको कहा जाता है क्या, कोरोजन। ठीक है, तो एग्जांपल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एग्जांपल हमारे पास क्या है यहाँ पे कोरोजन के, तो पहला हम बात करते हैं कोरोजन की। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारे पास क्या, कोरोजन में ही जैसे आयरन है, आयरन को जब हम मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखते हैं, तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखने पर आयरन जो कि ग्रेइश कलर होता है, इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर लेयर इज फेरिक ऑक्साइड। तो ये आयरन जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर लेयर है। कैसे कलर की लेयर है ये, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर है, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है। सो दिस रिएक्शन इज कोरोजन, जहां पर अब ये जो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर है इसे हम रस्ट भी कहते हैं। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो पहली रिएक्शन ये कोरोजन का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन आप देखेंगे तो कॉपर, कॉपर जब एटमॉस्फेयर प्रेजेंट वाटर और CO2 के कॉम्बिनेशन, अब ध्यान रखना कहीं कहीं पर इसको अलग अलग लिखा गया है, तो कहीं कहीं पर इसे सीधा सीधा H2CO3 कार्बोनिक एसिड भी लिखा गया, तो आप दोनों में से कोई भी याद रखेंगे, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो उसके साथ जब क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, CO3 बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, कॉपर कार्बोनेट से। तो मेन प्रोडक्ट पे याद रखेंगे कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट जो है ये आपका क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर होती है। कैसा होता है ये, ग्रीन कलर की लेयर। तो कॉपर जो कि ब्राउन कलर का था, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट होना, दैट इज आल्सो कोरोजन। एंड थर्ड इज सिल्वर। सिल्वर जो है ये आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट
हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सिल्वर सल्फाइड, और क्या होता है हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज होती है। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड इसका जो कलर होता है, कलर सबके याद रखने हैं, जब कोरोजन होने के बाद कौन किस कलर में चेंज होता है, आयरन ग्रेइश ब्लैक से रेडिश ब्राउन कलर में बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, कॉपर ब्राउन से ग्रीन कलर की लेयर कॉपर कार्बोनेट की वजह से, और सिल्वर जो कि ग्रेइश सिल्वर कलर जो अपने आप में कलर ही है, सिल्वर से क्या होता है ब्लैक कलर में, तो वो ब्लैक कलर जो बनता है वो किसके से बनता है, वो बनता है आपका सिल्वर सल्फाइड की वजह से। तो ब्लैक मतलब सिल्वर का ब्लैक कलर में कन्वर्ट होना दैट इज आल्सो कोरोजन। कैसे प्रिवेंट करेंगे कोरोजन से, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, अलॉय मेकिंग। तो ये चैप्टर ये टॉपिक वैसे डिलीटेड है आपका, बट स्टिल आपको एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि अगर कोरोजन हो रहा है तो आप उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हालांकि कोरोजन आपको थर्ड चैप्टर में अगेन पढ़ना है, तो ये नाम आप जरूर याद रखें कि प्रिवेंशन किन किन तरीकों से की जा सकती है। तो कॉमन मेथड आपके ऑयलिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ग्रीजिंग हो गया, ये है। लेकिन स्पेसिफिक मेथड की बात करें तो गैल्वेनाइजेशन हो गया, एनोडाइजेशन हो गया, क्रोम प्लेटिंग हो गया, अलॉय मेकिंग हो गया। ये आप कह सकते हैं कमर्शियल लेवल पर ये जो मेथड्स है इनको यूज किया जाता है, जिसके बारे में डिटेल हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड का खराब हो जाता, ठीक है। क्यों, देखिए होता क्या है कि जब हम कोई भी सब्जी होती है, कोई भी फूड होता है, जब उसे बनाया जाता है तो उसमें फैट का यूज किया जाता है, उसमें ऑयल का यूज किया जाता है, उसमें रिफाइंड का यूज किया जाता है। तो ये सब फैट के ही एक कंपोनेंट है, तो फैट का यूज किया जाता है। एंड व्हेन दिस ऑयल देन दिस रिफाइंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, दिस फैट बिकम्स फैटी एसिड। ये क्या बन जाता है, फैटी एसिड बन जाता है, जो फूड की टेस्ट और फूड की स्मेल दोनों को क्या करता है, चेंज कर देता है, चेंज फॉर दी वर्स, उसको खराब करने के लिए चेंज करता है। एंड दिस इज टर्म्ड एज रेंसिडिटी। इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी कोई सब्जी या कोई फूड खराब होता है तो उसमें जो सॉर टेस्ट आता है, वो सॉर टेस्ट किससे आता है, किस वजह से आता है, दैट फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। इस वजह से वो टेस्ट में कैसे होती है, खट्टी हो जाती है, और इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये सब्जी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, या प्रोडक्ट क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो ये इसी को हम रेंसिडिटी या स्पॉइलेज ऑफ फूड भी कहते हैं। अगर इसकी प्रिवेंशन की बात की जाए तो देखिए, एयर टाइट कंटेनर आपके आ गए आजकल, फ्रिज वगैरह में आप देखते हैं कि एयर टाइट कंटेनर होते हैं, जिनमें क्या खासियत है कि उनका जो लिड होता है, जो ढक्कन होता है, वहां पर रबर लगाई गई है, जो क्या करता है, जब आप उसको बंद कर देते हैं तो एक टाइप से वैक्यूम क्रिएट कर देता है। वो वैक्यूम क्या करता है, एयर को एंट्री नहीं करने देता, और जिससे वो फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच जाता है और लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा समय तक चलता है। दूसरा अगर हम बात करें, इसमें नाइट्रोजन गैस का यूज करती है कुछ कंपनियां हैं, जैसे वेफर्स बनाने वाली कंपनियां हैं, वो क्या करती है, नाइट्रोजन गैस का यूज करती है अपने पैकेट्स के अंदर। तो वो नाइट्रोजन गैस उस फूड कंपोनेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन से क्या करती है, बचाकर रखती है, और वो जब तक वो पैकेट सील्ड पैक है तब तक आप उसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितनी भी उसकी लाइफ है उसे रख सकते हैं। लेकिन जहां वो फूड एक बार पैकेट ओपन हो जाता है, देन आप उसको नहीं रख सकते, बिकॉज वो जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा धीरे धीरे उसका रेंसिडिटी होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप उसे रखें तो आप देखते हैं उसकी क्रिस्पी और उसका टेस्ट धीरे धीरे जाने लगता है। और तीसरा, रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है, घरों में जो फ्रिज होता है वो भी यही काम करता है कि फूड को अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बचाता है, और फूड जो है वो जहां 2 दिन 3 दिन चलता है वो 1 हफ्ते तक भी जा सकता है बिना किसी खराब हुए। सो ये है आपका रेंसिडिटी। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिसके मेन टॉपिक्स या सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। तो जो भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है उनके लिए एक अलग वीडियो जो आपकी क्वेरीज होगी उसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। बाकी के नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।